सो बेसिकली लिसन केयरफुली, आज हम फिर से गॉसियन एलिमिनेशन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन ये किया था, लेट मी जस्ट स्क्रॉल इट डाउन, दिस वन। और इसमें ये था कि आपको बताना कि सिस्टम का सोल्यूशन क्या है, जिसके अंदर 3 इक्वेशंस थे, 4 वेरिएबल थे। तो यहाँ पर जो केस आया वो आया नो सोल्यूशन का, बिकॉज लास्ट रो 0 हो गई बट राइट हैंड साइड नॉन जीरो था, तो 0 कभी भी -6 के इक्वल नहीं हो सकता, दिस इज एब्सर्ड एंड नॉट पॉसिबल। तो हम कहेंगे कि लास्ट इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, सो देयर इज नो सॉल्यूशन टू गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड हेंस इनकंसिस्टेंट। फिर मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको, बोला था कि इसको ट्राई करके आना, और आई होप आपने ट्राई किया होगा। हाउ मैनी ऑफ यू हैव ट्राइड, प्लीज लेट मी नो। प्रशांत कह रहे हैं हमने ट्राई किया है, आयुष ने भी ट्राई किया है, प्रिया ने किया है, सब ने किया है। तो स्टार्ट विद शिव शंकर। शिव शंकर, आप बता सकते हैं कि इसमें क्या आंसर आ रहा है? Can you say something, Shiv Shankar, please? We are listening. सर इसमें लास्ट में तो उससे क्या होता है? नो सोल्यूशन। चलिए, मुझे लगता है कि हमने ये वाला क्वेश्चन ट्राई नहीं किया, मतलब हमने आपको 2 टाइप क्वेश्चंस तो करा दिए थे, एक यूनिक सोल्यूशन और एक नो सोल्यूशन। दिस इज द केस ऑफ द इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। तो ज़रा बात कर लेते हैं। देखिए, आइए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। द ऑगमेंटेड फॉर्म, आई एम जस्ट राइटिंग डायरेक्टली, मैं अब सीधा लिख रहा हूँ, मैं अब किसी का वो नहीं कि आई हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो चीज़, ठीक है। कि आपको पहले सिस्टम से मैट्रिसेस जनरेट करने हैं, फिर उसके बाद ऑगमेंटेड फॉर्म लिखनी है। आई एम जस्ट राइटिंग डायरेक्टली। अब आप वो देख चुके हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। which is 3, 1, 7, 2, 13. -10. ओके, हमें क्या करना है? वी हैव टू मेक दिस 0, इसको 0 करना है और इसको 0 करना है। सो ऑपरेशंस देखिए प्लीज़। R2 टेंड्स टू R2, थ्राइस ऑफ R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, और एक ऑपरेशन ये होगा आपके साथ, -5 of R1. So the matrix look like this. ये 0 हो जाएगा, दिस विल बिकम -14, दिस इज 28, ये -7 हो जाएगा, -56, और इसको देखेंगे तो ये 0 0 0 0 सब 0 होगा, ठीक है। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत किया हमने। दिस इज 11, ठीक है, 33, और ये हो गया आपका -5, तो 28 आता है। माय बैड, मैंने गलत किया था, इसको ठीक कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, अब ठीक है। 1 1 2, अब इसको 0 बनाना है। सो दिस इज R3 टेंड्स टू R3 प्लस ट्वाइस ऑफ R2, ठीक है। बिकॉज हमने क्या बोला था, जो पाइवट एलिमेंट होते हैं उनके रिस्पेक्ट से ही आपको रो ऑपरेशंस बनाने होते हैं। सो द मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स विल बिकम दिस, 0 -14, 28 -7, 56, 0 0, अब ये 0 हो जाएगा। अब ठीक है। सो यहाँ से हम फिर से सिस्टम में आते हैं, बिकॉज
ये पाइवट था, इसके नीचे सारे जीरोज हो गए, ये पाइवट था, जीरो हो गए, और ये जीरो ही हो गया। अब तो कुछ बचता ही नहीं, बिकॉज वी नीड टू सर्च फॉर दी पाइवट एलिमेंट इन एवरी रो। तो पहली दो में तो मिल गया, बट थर्ड में जीरो है, जीरो को आप वन कैसे बनाओगे, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट, तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, सो यहाँ से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिख लेते हैं। फाइन x2 x3 56। ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस। हम मेक दिस इक्वेशन 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन 2। वी हैव टू सॉल्व द गिवन सिस्टम, इसके बाद हम और सॉल्व नहीं कर सकते, यही आपकी इक्वलन फॉर्म है। ठीक है, -14x2 is equals to -56 -28x3 plus 7x4। सर 7 कॉमन है। हाँ कर लेते हैं, वो बात मैं एक्चुअली कट ही कर दूंगा, बात यही हो रहा है, इंटू 1/-14 हो गया। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज x2 का वैल्यू आ जाएगा, ध्यान से देखना प्लीज, 4 plus twice of x3 minus 1/2x4। so this is the value of x2। ठीक है, where x2 and x4, x3 and x4 belongs to our set of real numbers। रियल ही हैं बिकॉज हम रियल सिस्टम सॉल्व कर रहे हैं। और इस इक्वेशन को 3 कंसिडर कर लेते हैं। we get ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस। टू x4 equals to 13, 3x1 plus 9x3, 3/2 x4 equals to 9, 9 minus 9x3, थ्री माइनस 3x3 माइनस 1/2x4। हमने 3 कॉमन ले लिया है। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x1, दिस इज द वैल्यू ऑफ x2। तो आप देख रहे हैं, एक चीज़ ध्यान से सुनना प्लीज़, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें स्टार्ट हो रही हैं। मतलब x1 value is dependent on x3 and x4, x2 value is also dependent upon x3 and x4। मतलब वापस आ जाओ, जिस कॉलम के अंदर पाइवट एलिमेंट नहीं होते, उस कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होते हैं x3 और x4, वो फ्री वेरिएबल बन जाते हैं। फ्री वेरिएबल, दे आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करके x3 की वैल्यू भी निकाल सकते थे, x4 की वैल्यू भी निकाल सकते थे इन टर्म्स ऑफ x1 x2, बट हमें यह ध्यान रखना है कि जिस अकॉर्डिंग टू द पाइवट एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम में पाइवट फर्स्ट मिल गया तो ये x1 का कॉलम होता है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू x1 होता है, दिस इज x2, दिस इज x3। ठीक है, एंड दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द x4, बिकॉज जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं।
तो फर्स्ट x1 के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास पाइवट एलिमेंट था, तो हमने क्या किया, x1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक वैल्यू निकाल दी इन टर्म्स ऑफ x3 एंड x4। ऐसे ही x2 विच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द कॉलम 2 हमारे पास पाइवट था, तो हमने उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x3 एंड x4 निकाल दिया। तो हमेशा ध्यान रखें कि जिस कॉलम के अंदर पाइवट नहीं होगा वो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, मतलब वो फ्री वेरिएबल हो जाएगा, और x1 और x2 आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इसको एंड करते हैं अच्छे से। ठीक है, देयरफॉर required solution is x1 x2 x3 x4। x1 का वैल्यू है दिस, the value of x2 is this one, 4 plus 2x3 minus x4 डिवाइड बाई 2। x3 का वैल्यू x3 है, x4 का वैल्यू x4 है, क्योंकि हमने इनकी वैल्यूज नहीं निकाली। ठीक है, कॉमा x3 x4 belongs to set of real numbers। Here x3 and x4 are free variables। So that means आप मुझे x3 और x4 कोई भी नंबर दीजिए रियल का, ये जो सॉल्यूशंस हैं ये बदलने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये होता है, समझ गए? सो द गिवन सिस्टम हैज infinitely many solution, therefore given system of linear equations have infinitely many solutions। समझ में आया क्यों है? क्योंकि आप कोई भी x4 की वैल्यू डाल सकते हैं, और आपके जैसे ही आप चेंज करेंगे तो ये बदलना शुरू हो जाएगा। पर्टिकुलरली ये आपको यहाँ से एग्ज़ाम में नहीं लिखना, आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर सपोज मैंने x3 की वैल्यू को 0 ले लिया और x4 को 1 ले लेते हैं, तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? पुट कीजिए वैल्यू 0 और ये आपका 1, दिस विल बिकम 5/2, दिस विल बिकम 7/2 एंड दिस इज 0 1, दिस इज 1। अब एक बार क्या करो, x3 को 1 ले लीजिए और x4 को 0 ले लेते हैं। और आपको याद भी होगा हमने एक बात बोली थी कि अगर किसी सिस्टम के पास एक से ज़्यादा भी सोल्यूशन निकल जाते हैं तो वहाँ पर वो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 1 एंड दिस विल बिकम 0। ठीक है, ये बस आपके नॉलेज के लिए आपको बताया, आप पेपर में ये चीज़ नहीं दिखानी, आपको सिर्फ यहाँ तक बताना है कि जो सेट था, सॉल्यूशन सेट था, कंप्लीट सॉल्यूशन सेट जिसे हमने कल पढ़ा था, वो ये होगा। आई होप समझ में आ गई कहानी सबको। सो यहाँ पर नो सॉल्यूशन नहीं है, तो कैसे समझ सकते हैं आप? जब आपका रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म, अभी फ़िलहाल REF पढ़ाया था हमने, इक्लोन फॉर्म में पढ़ाया आपको, जब सारे ज़ीरोज़ हो जाएं तो इनफाइनाइटली मैनी केस बनते हैं, और अगर यहाँ ज़ीरोज़ हैं बट यहाँ पर नॉन ज़ीरो है तो नो सॉल्यूशन बनता है, और अगर यहाँ पर कोई भी नॉन ज़ीरो एक एलिमेंट है, यहाँ भी नॉन ज़ीरो है, तो यूनिक बनेगा। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब जो चीज़ें हमने आपको अभी बताई हैं जस्ट बात करते हुए, उसको हम लिख लेते हैं आपके लिए। ठीक है, जस्ट राइट इट डाउन प्लीज़।
note if the final augmented, फाइनल मतलब कि आपने इसको इक्लन फॉर्म कैलकुलेट कर लिया, C given D, resulting from Gaussian elimination method. Contains at least one row of the form. अगर आपके पास ये ऐसी एक रो मिल जाती है, और यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट है, वेयर a is not equals to 0, fine. With all zeros on the left of the augmented matrix, and a non-zero number A on the right, fine. Then it indicates that the original system, or you can say the given system, ax equals to b, is inconsistent, because यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट है, यहाँ सारे जीरोज हैं. Otherwise will be consistent. Moreover, अब कंसिस्टेंट का केस डिस्कस कर रहे हैं. The system has either a unique solution when every column of C ये C वही मैट्रिक्स है जो आपने ऑगमेंटेड को सॉल्व करते हुए लास्ट इक्लोन फॉर्म तक गए थे आप. इज अ पाइवट कॉलम, मतलब हर कॉलम में आपको पाइवट एंट्री मिल रही है तो वो यूनिक बनेगा. बट अगर ऐसा ना हो तो वो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो वही हम लिख रहे हैं.
when one of the columns of C is a non-pivot column, ठीक है. आई थिंक बात समझ में आ गई आपको. हमने क्वेश्चन भी कर लिए 3, यूनिक पे भी कर लिया, इन्फिनिटली मैनी पे भी हो गया और नो सोल्यूशन पे भी हो गया. एट लास्ट दी वेरिएबल्स जो हमने बताया था कि जिस कॉलम में पावट एंट्रीज नहीं होती वो फ्री वेरिएबल्स माने जाएंगे. मतलब उनको आप राइट साइड पर ले जाकर इंडिपेंडेंट मानकर दूसरे वेरिएबल्स की फॉर्म में उसको लिखें. ठीक है. टू द नॉन पावट कॉलम्स are called independent variables. ब्रैकेट में फ्री भी लिख लेते हैं आपके लिए. while those corresponding to pivot are called dependent. I hope this is clear. Just read it please. कुछ डाउट हो तो बताइए. So the next question is, we will check what will be the behavior of this. Just 1 minute please. I think it's fine now. Okay. Solve x1 minus thrice x2 minus 8x3 equals to negative 10. 3x1 plus x2 minus 4x3 equals to 0. 2x1 plus 5x2 plus 6x3 equals to 13. सर ये तो आपने दिया. अच्छा, ये हमने डिस्कस कर लिया था तो ठीक है. क्वेश्चन आपको यहाँ दे दिया था हमने, बट डिस्कस नहीं हुआ अभी तक. तो बताइए क्या बिहेवियर है इसका. वन बाय वन. शिव शंकर कह रहे हैं नो सोल्यूशन. अच्छा, तो मतलब शिव शंकर आप कह रहे हैं कि लास्ट जो इक्लन फॉर्म थी मैट्रिक्स उसमें लेफ्ट साइड पे 0 आ रहे हैं और राइट साइड पे नॉन 0 आ रहा है. Yes, sir. आई थिंक इट्स नॉट करेक्ट. और बताइए. Sir, infinite many solution. ऋतिक कह रहे हैं इन्फिनिटी में सोल्यूशन आ रहा है. तो एक काम करते हैं, इसकी इक्लन फॉर्म कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद जज कर लेंगे कैसा, क्योंकि हमने ऊपर नोट में लिख लिया और फिर सोल्यूशन तो आप निकाल ही सकते हैं. सो लेट्स फाइंड इट आउट. सो दी ऑगमेंटेड फॉर्म आपका ये हो जाएगा -3 -8 3 1 -4 2 5 6. चलिए R2 को पहले सॉल्व कर लेते हैं. R2 minus thrice R1 twice R1.
0 0 1 माइनस 9 10 हो जाएगा, बेसिकली माइनस माइनस प्लस, -4 प्लस 24 20, this is 5 plus 6 11, and this is 6 plus 16 22, this is 30, and this is 13 plus 20 50, sorry, my bad, 33। तो आप देख रहे हैं 11 22 33, तो डिपेंडेंसी दिख रही है कि अगर मैं सेकंड रो को देखूं 10 20 30 11 20 33, तो कुछ तो चीज़ें कॉमन हैं, तो डिपेंडेंसी आ सकती है, तो मतलब इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन केस बनेगा, ये यहीं से पता चल रहा है। लेकिन फिर भी R3 सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि पाइवट तो हमें ये मिला है, ये मिला है, अभी 2 पाइवट तो मिल गए। सो 10R3 minus 11R2, ज़ीरो 10 20 30 0 0 220 minus 220 0, and this is also same 330 minus 330, तो लास्ट रो 0 आ गई है और पाइवट हमें 2 ही मिले हैं। सो दैट मीन्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब 3 कॉलम हो और एक एलिमेंट या एक पाइवट कम आ रहा हो तो इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन केस होता है। ओके, तो यहाँ से सिस्टम अगर मैं दोबारा लिखना चाहूँ आपके लिए, equation 1 equation 2, from equation 2 we have the value of x2 is 30 minus 20 x3 divided by 10, that is x2 is 3 minus 2 x3. Okay, consider this as 3. Now using equation 3 in 1, we get x1 minus thrice of 3 minus 2x3 minus 8x3 equals to negative 10। मतलब हमने तो आपके लिए पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया। -9 plus 6x3 minus 2x3 equals to 0. The value of x1 is +9. Is it fine? एक बार चेक कर लेते हैं। यही आ रहे थे आंसर्स आपके, किसने को कैलकुलेट किया तो बताइए। हाँ, एक चीज़ मिस्टेक हो गई हमसे। बिल्कुल मैंने अभी चेक किया, जस्ट अभी देखा मैंने भी। -10 -10, so this will become, यहाँ पर -1 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2 बोथ आर डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ x3, तो यहाँ पर x3 फ्री वेरिएबल हो गया, वो तो हम देख के भी बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पाइवट नहीं है तो ये फ्री वेरिएबल हो गया। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, ठीक है, x1 x2 x3 where x3 belongs to R3. x3 belongs to R. That is
the given system and having infinitely many solutions. This is your final answer. एक बार देख सकते हैं, please have a look, take your time. So let's start with the next topic, which is the Gauss-Jordan. अभी तक हम गॉस एलिमिनेशन मेथड को देखते थे. ऐसी जब गॉस एलिमिनेशन आया तो कहानी क्या थी? गॉस तो पहले से थे, एक जॉर्डन और पर्सनालिटी आई, मैथमेटिशियन है ये भी, और इन्होंने मिलकर एक और मतलब वे बनाया उस सिस्टम को सॉल्व करने का. मतलब क्या होता है ना कि अगर सपोज ऋतिक ने एक मॉडल बना दिया चीज़ को सॉल्व करने के लिए, बहुत पॉपुलर ऋतिक, तो मैं ऋतिक के पास गया कि ऋतिक देखो मेरे पास भी एक आइडिया है, मैं आपके लेकिन आपके काम को यूज़ करूँगा. तो ऋतिक ने बोला कि सर आपको मेरा नाम यूज़ करना पड़ेगा. तो कहानी वही है. तो जैसे हमने मिल के एक मॉडल बनाया तो ऋतिक लक्ष्य मेथड हो गया. तो वैसे ही गॉस जॉर्डन मेथड था. तो गॉस जॉर्डन रो रिडक्शन मेथड. रो रिडक्शन का मतलब समझते हैं, वो जो आपने रो रिड्यूस फॉर्म जो लिखी थी, REF इक्लोन फॉर्म जो थी, यहाँ पर REF नहीं होगा, यहाँ पर RREF होगा, विच मीन्स REF का फुल फॉर्म क्या होता है? रो इक्लोन फॉर्म. RREF का मतलब होता है रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म, विच इज़ रो रिडक्शन. तो देख लेते हैं क्या है. तो इसको पढ़ने से पहले प्लीज़ REF ज़रूर पढ़ लेना, जो क्लास में डिस्कस हो चुका था. It is also referred to as the, इसको हम रो रिडक्शन मेथड भी बोलते हैं. ऊपर ऑलरेडी लिख चुका है, लेकिन फिर से इन्होंने अपने मेथड को नाम दिया था. Which is an extension of the Gaussian elimination method. The Gauss-Jordan method consists in further reducing the echelon form मैं इसको कैपिटल से डिनोट कर देता हूँ. Of the augmented matrix to row reduce echelon form. मतलब अभी तक आप जो इक्लोन फॉर्म निकालते थे वो रो इक्लोन फॉर्म होती थी. रो ऑपरेशन से आपने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना दिया, लेकिन यहाँ पर रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म है. तो सुनो बहुत ध्यान से, ऑफ कोर्स मैं लिखवाऊंगा भी, लेकिन ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर क्या होगा. रो रिड्यूस में बेसिकली यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में, यहाँ पर RREF का यूज़ होना है, विच इज़ रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म. ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए. यहाँ पर आप, आई होप यू रिमेंबर, जो पायवट एलिमेंट होते थे आप उनको एज इट इज़ छोड़ देते थे. अगर पीछे पेज पे आए और बात करें आपके साथ, आपने एंड में 1 को 1 रहने दिया, 10 को 10 रहने दिया. ठीक है, तो पायवट एलिमेंट वो चेंज नहीं किया.
लेकिन RREF में पाइवट एलिमेंट को 1 बनाना पड़ेगा, फिक्स है। ओके, मतलब और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पाइवट एलिमेंट में आपने एज इट इज़ 3 छोड़ दिया, -14 छोड़ दिया, लेकिन पाइवट एलिमेंट को 1 बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, पाइवट एलिमेंट के नीचे हम 0 करते थे, यही हमारा काम था रो इक्विवेलेंट फॉर्म में। लेकिन रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में क्या होगा, हम ऊपर भी 0 करेंगे। लाइक यहाँ पर जो पाइवट है वो -14 है, तो 1 को भी 0 बनाऊंगा मैं, ये टास्क होगा। सो ये RREF की फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हमें पूरी करनी है, और हम सिस्टम को सॉल्व करने के लिए ही कर रहे हैं सब चीज़ें, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्लियर? अब एक छोटा सा नोट मेरे साइड से आपको कि होगा क्या। REF में आप क्या करते थे, REF में आप मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते थे, तो मैं ऐसे शॉर्टकट लिख रहा हूँ। एक ट्रायंगल में एक मैट्रिक्स में आपने REF लगाया, तो आपने उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, और फिर उसके बाद आपने बैक सब्स्टिट्यूशन लगाया, सिस्टम में कन्वर्ट करने के बाद आपका आंसर आ गया। यही करते आ रहे थे अभी तक हम। लेकिन RREF में क्या होगा, आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि बाय चांस सोचो, वापस चलते हैं, क्या पता हमारे पास इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन का केस हो, और हमने तो ये बताया ना कि पाइवट को 1 बनाना है, ऊपर नीचे 0 बनाना है। जहाँ पाइवट नहीं है वहाँ कुछ नहीं करना। तो ज़रूरी नहीं है कि मैट्रिक्स आपका आइडेंटिटी ही बने। लेकिन सपोज यूनिक सोल्यूशन आपका केस आता है जहाँ पर हर कॉलम में पाइवट होता है, तो वहाँ पर तो ऊपर नीचे 0 करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म ही लेगा वो। बट ऐसा नीड नॉट टू बी नेसेसरी वाला एक केस है, नॉट नेसेसरी। ऐसा अपर ट्रायंगुलर के लिए भी था, अगर आपको ध्यान हो तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये नेसेसरी नहीं है, बट आपको का मोटिव ये है कि ऐसे दिखना चाहिए। और यहाँ पर आपको बैक सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर अपने आप ही आएगा। नो नीड ऑफ बैक सब्स्टिट्यूशन। वो कैसे, हम क्वेश्चन करके देखते हैं। एक बार इसको रीड कर लीजिए प्लीज़, जस्ट फॉर 2 मिनट्स। डाउट है तो पूछिए। क्वेश्चन लिखिए अब सीधा। Solve the following system of linear equations. Using Gauss-Jordan method. x1 plus 2x2 plus 3x3 equals to 6. 2x1 negative 3x3, x2 plus 2x3 equals to 14. 3x1 plus x2 negative x3 equals to -2. पैटर्न वही है, ऑगमेंटेड फॉर्म इसकी ये होगी 1 2 3 6 2 negative 3 2 14 3 1 negative 1 -2। तो बाय चांस आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि ये 1 ऑलरेडी आपको मिल गया इस क्वेश्चन में, तो 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है, पाइवट यही है, तो हम इसको 0 बनाएंगे। अब आवर टास्क इज टू convert them into 0 by row operations, which is like this. बहुत आसान था, आगे चलें। तो the equivalent matrix is like this. This will become -7, ये बन जाएगा -4, और ये हो जाएगा 2. This is -5, ये बन जाएगा -10, and this will become -20.
ये पाइवट हो गया। अब देखिए -7 पाइवट है, बट RREF में क्या करते हैं, इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो R2 डिवाइड बाय -7। कभी भी किसी भी एलिमेंट को 1 बनाना हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट आप ऑपरेशंस तो लगाएं, लेकिन सेल्फ ऑपरेशन लगाएं, किसी से रिलेट मत करें। तो आप सिर्फ डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा इजी हो जाता है, नहीं तो ऑपरेशंस बढ़ जाते हैं। अगर आपको किसी आप बोलो नहीं सर मुझे इसको 0 बनाना है किसी की हेल्प से मल्टीप्लाई करके, वो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। बेटर टू डिवाइड इट। ये बन जाएगा 1, दिस इज 4/7, दिस इज 2/7। आई थिंक इट्स क्लियर। आगे चलते हैं। अब वही काम करना है, इसको 0 करना पड़ेगा और इसको 0 करना पड़ेगा, क्योंकि हम RREF फॉर्म देख रहे हैं। R1 टेंड्स टू ट्वाइस ऑफ R2। बार बार ध्यान रखें, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमें उस ही रो को देखना जिस रो में पाइवट था, तो इस 1 को यूज़ करना है, ठीक है। +5R2। So the equivalent matrix is मैं देख लेता हूँ एक बार, लेट मी चेक इट आउट। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। ये तो हम अभी तक परेशान हो जाते हैं कि हमने क्या मिस्टेक कर दिया। वेरी गुड, क्योंकि हमने -7 से डिवाइड किया था। बहुत अच्छा, चलिए सॉल्व करते हैं। R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, तो ये 1 रहेगा, ये 0 बन जाएगा, ये 0 एंड दिस 0। थ्राइस -8/7 विच विल बिकम 13/7, और दिस इज 10 plus 20/7, -10 plus 20/7 which is -50/7। कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान रखें प्लीज़, हमसे भी मिस्टेक हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन थोड़ा ध्यान से। एग्ज़ाम टाइम पे आप चीटिंग मत करें तो आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज़ मुश्किल हो जाता है। फोकस बहुत ज़रूरी है। एंड 6 -4/7 which will become 46/7, ठीक है। एंड दिस विल बी -20 -10/7, तो ये 150 हो जाएगा शायद। ओके, अब क्या करना है, पाइवट बन के देख रहे हैं आप। अब मुझे ये पाइवट मिल गया, नॉन ज़ीरो है, इसको 1 बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, R3 टेंड्स टू -7/50 R3, उसी को रिवर्स करके आप उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। (0, 0, 1) एंड दिस विल बिकम -3 आ जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। अब वही चीज़ इन दोनों को 0 करना है, तो वो कैसे होगा, R1, ये मैं सिर्फ सिंबल्स आपके लिए लिख रहा हूँ, आपको नहीं करना कि ये 0 बनाना है, आप सिर्फ सॉल्व करेंगे। ये जो एरोज हैं ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए करना है। 44 कह रहे हैं आप, चेक कर लें सर एक बार, यहाँ होगा ना। 6 -2 -2/7, 42 + 4, 46 ही आ रहा है। ओके ओके, नो इशू, कोई नहीं। R1 टेंड्स टू R1 -13/7 R3, R2 टेंड्स टू R2 -4/7 R3।
So this will become 100010001 यही था। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ना यहाँ पर जो केस आ रहा है वो यूनिक सोल्यूशन केस आ रहा है कि इन एवरी कॉलम यू आर हैविंग अ पाइवट एलिमेंट, तो तभी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा है और ये आपका सोल्यूशन आ गया। आप देख रहे हैं, अब इसको सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो बैक सब्स्टिट्यूशन को लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। x1 डायरेक्ट दिख रहा है कि 1 है, x2 यहाँ पर -2 है और x3 यहाँ पर 3 है, बिकॉज और तो कोफिशिएंट 0 ही आ रहे हैं, इसलिए बैक सब्स्टिट्यूशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और ये आपको कौन सा केस आ गया? यूनिक सोल्यूशन केस आ गया। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गई सारी कहानी। एक बार फिर से देख लीजिए प्लीज़, मैं रिपीट कर देता हूँ। गॉस जॉर्डन मेथड में आपको RREF अप्लाई करना होता है। आपका मोटिव होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, बट ज़रूरी नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिर्फ यूनिक सोल्यूशन के केस में बनेगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। पहली बात तो ये, जैसे ही आप उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देते हैं रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म करके, तो बैक सब्स्टिट्यूशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाते हैं बाय चांस। अब पहले बात करते हैं कि RREF में क्या करते हैं कि जो पाइवट एलिमेंट होता है उसको 1 बनाना होता है और जो उसके ऊपर नीचे जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको 0 बनाना होता है। ये हमारा टास्क होता है सिस्टम को सॉल्व करने का RREF के थ्रू। तो यूनिक सोल्यूशन केस में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होता, चाहे वो नो सोल्यूशन केस हो या फिर इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन केस हो। कहानी है, समझ में आ गया? आई होप इट इज़ क्लियर। कुछ डाउट हो तो पूछो, अगर नहीं है तो हम पूछ रहे हैं। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व बाय गॉस जॉर्डन। सर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बने तो आप समझ सकते हैं कि देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों नहीं बनेगा। रीज़न ये हो सकता है कि अ, हर कॉलम में पाइवट एलिमेंट नहीं है, और हर कॉलम में पाइवट एलिमेंट तो मतलब सोल्यूशन आपका इन्फिनिटली मैनी है, ठीक है। और नो के लिए क्या देखना होता है? नो के लिए ये चेक करना होता है कि आपके पास क्या बोलेंगे कि जो लास्ट रो आएगी वो सारी ज़ीरो हो, बट राइट हैंड साइड आपका नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो। तो पहले नो सोल्यूशन को देखना पड़ता है, लेकिन अगर सारे एलिमेंट ज़ीरो हो गए लास्ट रो के, राइट साइड वाला भी लेफ्ट साइड वाला, तो इन्फिनिटी मैनी केस बनेगा। टेंशन मत लो, इन क्वेश्चन जो दे रहा हूँ इनमें आपको दिख जाएगा, डोंट वरी। नाउ यू कैन स्टार्ट, प्लीज़ प्रोसीड। Let me just recheck the question. 2x1 plus x2 plus 3x3 equals 16, 3x1 plus 2x2 plus x4 equals 16, and 2x1 plus 12x3 minus 5x4 equals to 5. तो अब आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन रीचेक हो गया, प्लीज़ प्रोसीड। सो बेसिकली क्या हुआ, इस क्वेश्चन का लास्ट जो मैट्रिक्स होता है RREF फॉर्म जो होता है वो ये मैट्रिक्स बन रहा है अकॉर्डिंग टू यू। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉलम में, थर्ड कॉलम में आपके पास पाइवट एलिमेंट नहीं है, तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल होता है x3 वो फ्री वेरिएबल बन जाएगा। तो मतलब यहाँ पर x1 और x2 की जो वैल्यूज़ निकलेंगी वो इन टर्म्स ऑफ x3 निकलेंगी, लेकिन x4 आपका 9 आ चुका है। तो ज़रा प्लीज़ मैच विद मी, जो आंसर्स आ रहे हैं वो आ रहा है x1 की वैल्यू 25 माइनस 6x3, x2 का वैल्यू जो आ रहा है वो 9x3 माइनस 34, x3 को x3 ही लिखेंगे बिकॉज फ्री वेरिएबल x4 आपका 9 आ रहा है। सो दिस इज़ दी लाइक कंप्लीट सोल्यूशन सेट of the given system of equation. So basically x3 is a free variable, तो r से आएगा, तो it means the given system has infinitely many solutions. आप कहना चाह रहे थे कि सर मुझे बताओ सिस्टम सॉल्व कैसे होगा, तो यहाँ से तो ये हो गया, बट मुझे लगता नहीं मैच हो रहा आंसर। तो लेट मी जस्ट कम इन द पिक्चर एंड सॉल्व दिस, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं ज़रा। आंसर हमने लिख दिया आपके सामने, लेट्स सॉल्व दिस। कोशिश अच्छी थी आपकी, गलत नहीं है, बट देखते हैं कि वो कोशिश कहाँ तक जाएगी। 2 1 3
0 16, 3 2 0 1 16, 2 0 12 minus 5 5। ये बनेगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो पहले काम कीजिए, आप R1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। 1 1/2 3/2 0 8, ये एज इट इज सेम होगा। प्लीज़ चेक कर लो, कुछ मिस्टेक हो तो बताते रहना, हमसे भी हो जाती है मिस्टेक्स। R2 minus thrice of R1, R3 minus twice of R1, 1 1/2 3/2 0 8 0 0, 2 minus 3/2 1/2 आ गया, 0 minus 9/2 and this is 1, 16 minus 24 minus 8। प्लीज़ रीचेक एट योर एंड ऑल्सो, ठीक है। 0 माइनस ये -1 हो गया, 12 minus 3 9 minus 5 5 minus 16 minus 11। ठीक कर रहे हैं हम, बताइए प्लीज़। यस सर यस। चलिए, सो ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसको 1 बनाना है, सो R2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2R2 लिख देते हैं, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। सिमिलर 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 साइन, 1/2 3/2 0 8 0 1 minus 9 2 minus 16। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन, इन दोनों को 0 करना है, तो 2 ऑपरेशन लगा देते हैं हम। R1 minus half R2, R3 plus R2, R2 को चेंज नहीं किया हमने, तो एज इट इज पहले वो लिख देते हैं। 3/2 plus 9/2, 6 0, this is -1, 8 plus 8 16 बन गया। ऐड करना है बस हमें, 0 -3 -27। 2 पावट हो गए, दोनों के नीचे ऊपर नीचे 0 हो गया। -3 को भी बना देते हैं 1, डिवाइड बाय -3। This will be the last matrix. I hope ठीक किया हमने, hope so, we will check it. So यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी, x1 plus 6 x3 minus x4 16, x2 minus 9 x3 plus 2 x4 equals to -16 and x4 equals to 9। 3 इक्वेशंस बन रही हैं, बिकॉज 3 ही रोज थी, 3 इक्वेशन थी हमारे पास। x4 की वैल्यू 9 को यहाँ पुट करेंगे, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हम खुद ही भूल गए आपके साथ लोग। अभी तो और सॉल्व करना, बिकॉज ये पाइवट है, तो ये 2 0 बनेंगी अभी। यस यस यस, R1 plus R3 and R2 minus twice of R3।
लास्ट रो में कोई चेंज नहीं है। 1060, 16 प्लस 9 25 हो गया। 00, this is 1 minus 9 0 minus 16 minus 18 कितना हो गया? 34। -30। अब हम कर सकते हैं x1 प्लस 6x3 25, x2 minus 9x3 equals to -34 and x4 equals to 9। अब ठीक है। This implies that x1 की वैल्यू आ गई 25 minus 6x3, x2 का वैल्यू आ गया -34 प्लस 9x3, x4 का वैल्यू आ गया 9। तो मतलब x3 क्या हो गया? वो फ्री वेरिएबल हो गया। दिस इज द आंसर। Therefore, the required solution is where x3 belongs to R. Thus, the given system has infinitely many solutions. That is consistent। कंसिस्टेंट है सिस्टम, ठीक है आपका। फाइन, समझ में आ गया। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं प्लीज़। सर 3 रो ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं? ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जस्ट 1 मिनट प्लीज़। हाँ जी, बताइए बताइए प्लीज़, डाउट अच्छा आपका, प्लीज़। कहाँ मिला? थर्ड कॉलम में बताओ कहाँ मिला? यहाँ तो है ही नहीं। क्यों? थर्ड कॉलम में तो है ही नहीं जी। बिल्कुल कॉलम, हाँ कॉलम देखा जाता है। यही लिखवाया था, ऊपर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कौन सा दूर तक जाना है? देखो वापस जाना, लेकिन प्रीवियस पेज पे देख लेते हैं जाकर। व्हेन वन ऑफ द कॉलम्स, तो कॉलम्स देखने हैं आपको, इज अ नॉन पाइवट कॉलम, ठीक है। गॉस जॉर्डन के हमने 2 एग्जांपल्स कर लिए। थर्ड एग्जांपल आप करेंगे अभी इसी वक्त। सो आई एम गिविंग यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक इट आउट। x1 minus 3x2 प्लस 4x3 इक्वल्स टू 3। देखिए, जिनसे क्वेश्चन नहीं हो रहे और वो डाउट नहीं पूछ रहे हैं, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही बारे में क्वेश्चन हो जाता है, इसमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। और हाँ, ये क्वेश्चन हुआ कि अगर आपका एक बार आंसर मैच कर गया तो इतना मोटिवेशन मिलेगा कि आप बोलोगे सर और क्वेश्चन दीजिए। और अगर एक भी क्वेश्चन मैच नहीं हो रहा अब तक, आप बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हो। एंड दिस इज़ ट्रू, हमारे साथ भी हम स्टूडेंट हुआ करते थे, सेम प्रॉब्लम थी हमारे साथ भी। अगर एक बार मैच हो गया तो मतलब सर और दीजिए, नहीं हो रहा तो आप कहोगे सर हो क्या रहा है,
तो आइए अगले क्वेश्चन पे है, जिसमें आपके पास 3 इक्वेशन है फिर से और 3 ही वेरिएबल हैं। तो ज़रूरी नहीं है यूनिक सोल्यूशन हो, ज़रूरी नहीं है इन्फिनिटी सोल्यूशन हो, ज़रूरी नहीं है आपका नो सोल्यूशन हो। तो चेक इट आउट, बताओ कि क्या बिहेवियर है सिस्टम का। प्रोसीड। So basically the augmented matrix is 1 minus 3 4 3 2 negative 5 7 6 3 negative 8 11 11, ठीक है। So after applying the RREF the matrix becomes, बताइए क्या आ रहा है। Have you calculated? हाँ प्लीज़। 1013, ओके फाइन। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो लास्ट रो है उसमें ऐसा कुछ आ रहा है कि आपका लेफ्ट साइड पे सारे ज़ीरो हो गए, राइट साइड पे नॉन ज़ीरो हो गया। तो मतलब x1 प्लस x3, अगर मैं सिस्टम को दोबारा से लिखूँ 3 आ गया, x2 माइनस x3 ज़ीरो आ गया, और लास्ट जो है वो 0 इक्वल्स टू 2 है, वो कभी नहीं हो सकता। तो हम ऊपर की इक्वेशंस को देखेंगे भी नहीं, हम लिखेंगे एब्सर्ड, लाइक ये तो बहुत ही बेकार है, नॉट पॉसिबल। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, एंड thus given system of equations is inconsistent। तो ठीक है, हमने 3 एग्जाम्पल इसमें भी कर लिए, मतलब स्पेसिफिक एग्जाम्पल अगर बात करें। एक क्वेश्चन हो गया नो सोल्यूशन का, एक हो गया इन्फिनिटली मैनी, इन्फिनिटली का आई थिंक हमने 2 कर लिए, और एक हो गया आपका यूनिक। यही प्रैक्टिस के लिए चाहिए होता है कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन वाइज अगर आप कर लें और एबल टू लर्न द थिंग्स कि क्या हो रहा है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो है नॉन होमोजीनियस सिस्टम एंड रैंक। तो जो आप नॉन होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, जब राइट हैंड साइड नॉन ज़ीरो होती है, लाइक जो आप यहाँ देख रहे थे 361, ये आपके राइट हैंड साइड है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस अगर ये ज़ीरो हो जाए तो ये होमोजीनियस बनता है, अगर ये नॉन होमोजीनियस हो तो ये नॉन ज़ीरो रहते हैं। तो ऐसे सिस्टम को आप सॉल्व कर सकते हैं, मतलब विदाउट सॉल्विंग द सिस्टम, जस्ट फाइंडिंग द रैंक ऑफ द augmented matrix by using REF or RREF, you can judge the behavior of the system कि वो यूनिक है, इन्फिनिटली मैनी है, या फिर नो सॉल्यूशन है। वो हम ऑलरेडी हम जितना क्वेश्चन कर रहे हैं हमें हिंट मिलता जा रहा है कि कैसे करते हैं, लेकिन रैंक जो आपको पढ़ाया था हमने, वो क्यों पढ़ाया था, उसका यहाँ पर इस बेनिफिट ले पाएंगे आप, ठीक है। we will see कि how to do the application of rank in the given system of equations। तो रैंक यहाँ पर इसलिए पढ़ाई जाती है कि इसको यूज़ किया जाए यहाँ पर, ठीक है।